दोस्तों आज हम बात करेंगे ईस्ट एशिया में बसे एक आज़ाद मुल्क मंगोलिया की। आज हम आपको न सिर्फ मंगोलिया के बारे में यूनिक इन्फॉर्मेशन देंगे बल्कि आपको इस मुल्क के हसीन नज़ारे भी दिखाएंगे। दोस्तों मंगोलिया दुनिया के उन 44 मुल्कों में से एक है कि जिनका बॉर्डर किसी भी समंदर को नहीं लगता और ऐसे मुल्कों को लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। नॉर्थ का बॉर्डर रशिया जबकि ईस्ट, वेस्ट और साउथ की तरफ से इस मुल्क को चाइना ने अपने घेरे में ले रखा है। मंगोलिया कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इसमें यूके जैसे 7 मुल्क आराम से आ जाएंगे। इस मुल्क का टोटल लैंड एरिया 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और एरिया के हिसाब से मंगोलिया दुनिया में 18वें नंबर पर आता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात आबादी की करें तो मंगोलिया अपने आप में आज के दिन दुनिया का सबसे खाली मुल्क है, क्योंकि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 30 लाख के आसपास है, जिसमें 96% आबादी मंगोल लोगों की है और बाकी 4% में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। और इस 30 लाख की आबादी में भी आधे से ज़्यादा आबादी सिर्फ एक शहर उलान बाटर में रहती है और बाकी मंगोलिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी वीरान है। इन्हीं वीरान इलाकों में मंगोलिया की नेचर के खूबसूरत नज़ारे भी मौजूद हैं, जिनमें मुल्क के नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरियाज में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जबकि साउथ में एक बड़े इलाके पर गोबी डेजर्ट मौजूद है। ये वही रेगिस्तान है जो मंगोलिया और चाइना के इलाकों पर फैला हुआ है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान होने का टाइटल भी हासिल है। इसके अलावा यहाँ 14 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ पोतानेन ग्लेशियर भी मौजूद है और ये ग्लेशियर एशिया के बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। वैसे मंगोलिया को किसी भी साइड से समंदर तो नहीं लगता, लेकिन इस मुल्क में झीलें काफी तादाद में मौजूद हैं। मंगोलिया में मौजूद झीलें तकरीबन 16,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई हैं और इन सब झीलों में मंगोलिया की सबसे बड़ी झील कोसगोल लेक है। मंगोलिया का लगभग 70% मीठा पानी इसी झील से आता है। ये झील चारों तरफ से पहाड़ों में घेरी हुई है, इसीलिए आपको झील तक पहुंचने के लिए पहाड़ों पर हाइकिंग करके जाना पड़ता है और इस झील की खूबसूरती वाकई में कमाल की है। अगर आपका भी कभी मंगोलिया घूमने का प्रोग्राम बने तो अपनी टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में इस खूबसूरत जगह को जरूर रखिएगा। अब आपको बताते चलें कि जहां मंगोलिया में ग्लेशियर्स, रेगिस्तान और खूबसूरत झीलें पाई जाती हैं, तो वहीं इस मुल्क के 3/4 हिस्से पर हरी भरी घास भी देखने को मिलती है, जो यहां पर मौजूद भेड़, बकरी और दीगर जानवरों के चरने के तौर पर इस्तेमाल होती है। जब बात हो ही रही है जानवरों की, तो आपको ये भी बता दें कि मंगोलिया को द लैंड ऑफ एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान तो काफी कम है, लेकिन मंगोलिया में भेड़, बकरियां, ऊंट और घोड़े काफी तादाद में मौजूद हैं। वैसे भी घोड़ों को तो मंगोलिया के कल्चर में एक खास मुकाम हासिल है। आज भी यहाँ के ज्यादातर लोग घोड़ों पर ही सफर करना पसंद करते हैं। आदमी मंगोल हो और उसके पास घोड़ा ना हो, ये तो मानने की बात ही नहीं है। जानवरों की तादाद का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि मंगोलिया में सिर्फ घोड़ों की तादाद इंसानों की तादाद से 13 गुना ज्यादा है और भेड़ बकरियां इंसानों से 30 गुना ज्यादा हैं। ये भेड़ बकरियां ही मंगोलिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा किरदार अदा करती हैं। मंगोलिया दुनिया के बहुत से कंट्रीज को गोश्त और दूध एक्सपोर्ट करता है। मंगोलिया के ज्यादातर लोग भी भेड़ बकरियां पाल कर ही अपना गुजारा करते हैं। जानवरों के अलावा काफी नेचुरल रिसोर्सेज होने की वजह से माइनिंग इंडस्ट्री भी मंगोलिया की इकोनॉमी में 25% का कंट्रीब्यूशन करती है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में मंगोलिया अपनी माइनिंग इंडस्ट्री को और भी एडवांस करेगा, जिस पर यहाँ की सरकार मुसलसल काम कर रही है। मौसम की वजह से मंगोलिया में खेती बाड़ी ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर मंगोलिया की इकोनॉमी में 16% का कंट्रीब्यूशन करता है।
اب بات کرتے ہیں منگولیا کے کیپٹل سٹی اور سب سے بڑے شہر اولان باٹر کی۔ اولان باٹر ایک منگولین لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ریڈ ہیرو، کیونکہ ایک وقت تھا جب اس شہر پر سوویت یونین کی ریڈ آرمی کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے اس شہر کا نام ریڈ ہیرو یعنی کہ اولان باٹر پڑ گیا۔ اس شہر کی ٹوٹل آبادی 15 لاکھ سے زیادہ ہے اور اولان باٹر دنیا کے ٹھنڈے کیپٹل سٹیز کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ شہر اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں اکثر اسنا فال ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اولان باٹر کے نظارے اور بھی دلکش ہو جاتے ہیں۔ اس شہر کا ٹیمپریچر زیادہ تر مائنس میں ہی رہتا ہے، اسی لیے یہاں کے لوگوں کا لائف اسٹائل باقی دنیا سے کافی الگ ہے۔ منگولیا کی آفیشیل لینگویج منگولین ہے۔ منگولیا کی 90% آبادی اسی زبان کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں رشین اور چائنیز زبانیں شامل ہیں، اور اگر وقت کی بات کریں تو منگولیا پاکستان سے 3 اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے آگے ہے۔ 13 جنوری 1992 کو منگولیا میں نیا کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، جس کے مطابق ہر 4 سال بعد منگولیا میں الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر نئے پریزیڈنٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 11 جولائی کو منگولیا کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے اور اس دن کو نیدم فیسٹیول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس روز منگولیا کے لوگ خاص قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، ساتھ ہی ریسلنگ، ہارس ریسنگ اور تیر اندازی جیسے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر جیتنے والے کو مختلف انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر بات کریں کھیلوں کی تو منگولیا کا قومی کھیل منگولین ریسلنگ ہے، لیکن آج کے دن اس ملک میں جوڈو، کراٹے، باکسنگ، شوٹنگ اور فٹ بال جیسے کھیل بھی کافی شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ منگولیا میں زیادہ تر لڑکیوں کی شادیاں 20 سال کی عمر تک کر دی جاتی ہیں۔ منگولیا میں شادی کی رسمیں کافی یونیک اور دلچسپ ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہاں بارات کے ساتھ 2 گھوڑے لے کر جائے جاتے ہیں، جن پر دولہا اور دلہن کو سوار کر کے لایا جاتا ہے۔ دوستوں، اب آخر میں آپ کو بتا دیں کہ تاریخ کی ایک مشہور شخصیت چنگیز خان کا تعلق بھی منگولیا سے ہی تھا۔ ویسے تو باقی دنیا کے لوگ چنگیز خان کو ظالم بادشاہ کے طور پر ہی یاد کرتے ہیں، لیکن منگولیا میں آج بھی چنگیز خان کو ایک عظیم لیڈر مانا جاتا ہے جو کبھی دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ منگولیا کے کیپٹل سٹی اولان باٹر سے 54 کلومیٹر دور چنگیز خان کا ایک بلند و بالا اسٹیچو بھی بنایا گیا ہے، جس کی اونچائی 40 میٹر ہے، اور اس آئیکونک اسٹیچو کو اسٹین لیس اسٹیل سے بنایا گیا ہے، جسے سال 2008 میں مکمل تیار کر کے ٹورسٹ کے لیے کھولا گیا، اور یہ اسٹیچو آج دنیا بھر میں منگولیا کی پہچان بن چکا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی منگولیا کے ریلیٹڈ ایک انفارمیٹیو ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دنیا کو جاننے کے اس سفر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے AU انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔